हेलो एवरीवन, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज 3 के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी बेसिक जानकारी। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनके हल करने के कितने मेथड है, और साथ में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवाल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की। जैसे कि आप यहाँ इक्वेशन देख रहे हैं 3x + 4y + 5 = 0। यह है एक दो चर वाली रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर, एक चर तो है x, एक चर है y, तो इसको हम कहेंगे कि ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। और इनके जो गुणांक है, x का गुणांक है 3, y का गुणांक 4, 5, तो ये 3, 4, 5 आदि जो है ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ये माइनस में भी हो सकती है। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इसका मानक रूप होता है ax + by + c = 0, जहां a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं और x और y चर राशियां हैं। कई सारे उदाहरण हो सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, लेकिन याद रखिए कि जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसके जो ग्राफ है वो सदैव एक सीधी रेखा आता है। जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसका जो ग्राफ है, जैसे कि आपने क्लास 9th में देखा था, उसका जो ग्राफ है वो सदैव एक सीधी रेखा आता है। ठीक है। साथ ही क्योंकि चर पर घात 1 है, क्योंकि x पर घात 1 और y पर घात 1 है, तो इसलिए ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर घात 1 हो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के जो हल हैं वो अनंत हो सकते हैं, और रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो सभी मिलकर के एक रेखा बनाते हैं, यानी वो सभी जो हल हैं वो एक रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल दो चर वाला रैखिक समीकरण की, अगर हम बात करें x + y = 5, तो इसके क्या हल हो सकते हैं। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि x और y का जो टोटल है वो 5 होना चाहिए। तो आप x का मान 1, y का मान 4 ले सकते हैं, तो एक हल हो गया 1 और 4। और आप x का मान 2 और y का मान 3 ले सकते हैं, दूसरा हल हो जाएगा 2,3। इसी तरह से x का मान 3, y का मान 2, इसी तरह से x का मान 4, y का मान 1, इसी तरह से x का मान 5, y का मान 1 ले सकते हैं, और x का मान 6, y का मान -1 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो याद रखिए किसी दो चर वाला रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो अनंत होते हैं। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जोड़ा आपको दिया जाए, यानी साथ में दो इक्वेशन हो, जैसे कि एक इक्वेशन हम 3x + 4y + 5 = 0, और अगली इक्वेशन है 6x + 7y + 8 = 0, तो इन दोनों इक्वेशन को साथ में अगर हम रखें तो इनको हम बोलेंगे ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जैसे कि हमारी प्रश्नावली का नाम है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जोड़ा आपको दिया जाए तो उसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इस प्रश्नावली में बच्चों आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन के अंदर आपको दो समीकरणें दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इसको हल कीजिए। इस प्रश्नावली में से बोर्ड एग्जाम में बड़ा प्रश्न आता है, 5 या 6 नंबर का प्रश्न इसमें से रहता है प्रत्येक वर्ष। अगर आपसे कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के क्या मेथड है, तो एक मेथड तो होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था। और नया जो आप यहाँ पढ़ेंगे साथ ही वो दूसरा जो मेथड है वो कहलाएगा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 3 विधियां शामिल है। पहली है प्रतिस्थापना विधि, दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि। यदि आपको दो इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके हल किस प्रकार का होगा, तो याद रखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होगा अद्वितीय हल, और एक होगा अनंत हल, और एक होगा जब कोई हल नहीं हो। ठीक है। कब अद्वितीय हल होगा, कब अनेक हल होंगे और कब हल नहीं होगा, इसको समझने के लिए आप इस टेबल पे ध्यान देंगे।
अगर आपको दो चर वाली रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा दिया जाए, एक युग्म आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बिना हल किए बताइए कि इनका जो हल होगा वो कैसा होगा, तो उसके लिए हम इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं कि हल जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है, या तो होगा अद्वितीय हल, या कोई हल नहीं होगा, या फिर होंगे अनेक हल। कब अद्वितीय हल होगा? तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो ऐसी स्थिति में होगा अद्वितीय हल। और ऐसी स्थिति में जो उन दोनों समीकरणों का जो ग्राफ होगा वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, यानी इस तरह से, जैसे कि ग्राफ इस तरह से आएगा, वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। और अगर सेकंड कंडीशन कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो उनका ग्राफ आएगा बच्चों, वो आएगी समांतर रेखाएं। वो इस तरह से रेखाएं आएंगी समांतर, जैसे कि रेल की पटरियां होती है, इस तरह से वो समांतर रेखाएं आएगी जो एक दूसरे को काटेगी नहीं। और काटेगी नहीं तो हम कहेंगे इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और इसी तरह से थर्ड कंडीशन कि जब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की वैल्यू बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि अनेक हल आएंगे और हमें ग्राफ प्राप्त होगा संपाती रेखाएं। क्या होता है संपाती रेखाएं? कि अगर एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए, तो ऐसी रेखा का जो ग्राफ है या ऐसी जो रेखाएं हैं वो कहलाती है संपाती रेखाएं। तो इस टेबल से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर आपको दो समीकरणें दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका हल किस प्रकार का होगा, तो उसके लिए आपको a1, b1, c1 का मान निकाल के, जैसे कि यहाँ दो समीकरण आप देख रहे हैं, तो यहाँ a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान 4, c1 का मान 5, और दूसरे समीकरण से हम मान लेंगे a2, b2 और c2 का। जैसे कि यहाँ पर a1 का मान 3 है और a2 का मान 6 है, तो a1 बटा a2 का मान आएगा 3 बटा 6। इसी तरह से b1 b2 का मान आएगा 4 बटा 7। इसी तरह से c1 बटा c2 का मान आएगा 5 बटा 8। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 का मान निकाल के और उनकी इससे तुलना करके हम पता लगा सकते हैं कि उनका हल कैसा होगा। तो हमें ये जो टेबल है ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, आगे आपके काम आएगी। आइए बच्चों, अब हम एक प्रश्न करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्न आपके सामने है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें दो करैक्टर हैं, एक तो है आफ्ताब और एक है उसकी पुत्री। और यहाँ हमें x और y को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ आयु को लेके प्रश्न है, तो हम मानेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु तो है x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु को मानेंगे y वर्ष। तो इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन आएगा चाहे आफ्ताब या उसकी पुत्री का हो, तो हम एक की उम्र अगर वो पूछेगा तो फिलहाल हम उसकी उम्र को मानेंगे x वर्ष और एक की उम्र को मानेंगे y वर्ष। इसी तरह से अगर वो क्रिकेट के बल्ला और गेंद की बात करें तो हम क्रिकेट का बल्ले की मूल्य जो है वो x मान लेंगे, गेंद का मूल्य y मानेंगे। यानी हाँ, आपको हर क्वेश्चन के अंदर दो करैक्टर मिलेंगे, उसमें एक को आप x मानेंगे और एक को मानेंगे y। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा बच्चों कि माना आफ्ताब की जो उम्र है, क्योंकि प्रश्न आफ्ताब की और उसकी पुत्री की आयु को लेकर के है, तो हम यहाँ मानेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज जो है वो x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आप प्रश्न में ध्यान दीजिए, वो प्रश्न में कह रहे हैं कि 7 वर्ष पहले। ठीक है बच्चों, 7 वर्ष पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी 7 वर्ष पहले क्या उम्र रही होगी, तो अभी अगर किसी की उम्र 14 वर्ष है, उससे पूछा जाए कि 7 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, तो 14 में से 7 घटा देगा। तो जब भी हमें पहले की आयु बतानी हो तो अभी जो उम्र है उसमें से हम उतनी वर्ष घटा देते हैं। तो यहाँ हमें आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की उम्र बतानी है और पुत्री की भी 7 वर्ष पहले की उम्र बतानी है, तो हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 7 वर्ष पहले, अच्छा आफ्ताब की अभी उम्र है x वर्ष
और आपसे कहा जाए कि इसकी 7 वर्ष पहले क्या उम्र रही होगी, तो इस x में से हम 7 घटा देंगे, तो आफताब की जो उम्र आएगी वो है आ जाएगी x माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले 7 कम कर दिया, 7 वर्ष पहले इसकी उम्र आ जाएगी x माइनस 7, और उसकी जो पुत्री है उसकी भी उम्र है y वर्ष, तो वो 7 वर्ष पहले आ जाएगी y माइनस 7। तो ये तो है आफताब की 7 वर्ष पहले की उम्र, और ये है उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले की उम्र। ये पिता है और ये इसकी पुत्री है। क्या दोनों की उम्र बराबर हो सकती है? क्या हम यहाँ बराबर लिख सकते हैं? दोनों की उम्र बराबर नहीं होगी। प्रश्न ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले जो पिता है आफताब, वो अपनी पुत्री से उम्र में 7 गुना है, 7 गुना ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ ये ज़्यादा है, इससे 7 गुना ज़्यादा है, तो इसके लिए बराबर करने के लिए जो कम है, क्योंकि इससे ये 7 गुना है, तो जो कम है इसको हम 7 से गुणा करेंगे। जैसे कि 70 जो है 10 से 7 गुना है, 70 10 से 7 गुना है। अगर आपको बराबर करना हो तो जो छोटा है उसको हम गुणा करेंगे, क्योंकि ये 7 गुना है तो इसको 7 से गुणा करेंगे, तो ये फिर हो जाएंगे बराबर। इसी प्रकार आफताब की उम्र 7 वर्ष पहले पुत्री की उम्र से जो है 7 गुना थी, ये ज़्यादा है क्योंकि ये पिता है और ये पुत्री है, तो ये 7 गुना है, तो इसलिए इसको गुणा करेंगे 7 से, तो फिर ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको और सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 7, और 7 को अंदर गुणा करेंगे तो 7 तो y, 7 को y से गुणा करेंगे और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 49। और आगे सरल करें तो इस 7y को हम लाएंगे इधर, पक्षांतरण करेंगे तो ये 7y इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस 49 तो है ही सही, प्लस 7 को उधर ले जाएंगे, माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 7y, और 49 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस का 42। तो इस तरह से बच्चों में प्राप्त होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये जो संबंध हमने प्राप्त किया, समीकरण जो हमने प्राप्त करी, वो पहली स्थिति के अनुसार प्राप्त हुई हमें 7 वर्ष पहले, और एक और स्थिति हमें सवाल में दे रखी कि 3 वर्ष बाद। जो सेकंड स्थिति है 3 वर्ष बाद, उसकी अगर हम बात करें तो अभी आफताब की उम्र वर्तमान आयु x वर्ष है। अभी कोई आदमी x वर्ष का है और उसकी उम्र 3 साल बाद, जैसे अभी आदमी कोई 14 साल का है तो उसकी 3 साल बाद क्या उम्र होगी, तो अभी जो उम्र है उसमें हम 3 बढ़ा देंगे। बाद की आयु अगर आपको बतानी है तो उसमें हम 3 जोड़ देंगे। यहाँ आफताब की अभी उम्र है x वर्ष, अभी की उम्र है, 3 साल बाद यानी वो 3 साल और पुराना हो जाएगा, यानी उसकी जो उम्र है वो हो जाएगी x प्लस 3। और इसी तरह से पुत्री की उम्र हो जाएगी, इसमें भी 3 जोड़े क्योंकि हमें 3 साल बाद की बतानी है। और ये पिता है की आयु है और ये पुत्री की आयु है। यहाँ पर पिता की उम्र ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, और सवाल के हिसाब से 3 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए जो पुत्री की आयु है उसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 3, और 3 को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 3y, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 3y को उधर लाएंगे समीकरण बनाने के लिए, 3y इधर माइनस में आ जाएगा, और 9 3 को उधर ले जाएंगे -3, तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटा दें तो बचेगा 6। ये आएगी इक्वेशन सेकंड। तो इस प्रकार बच्चों ये हमें 2 समीकरणें मिलती है, एक तो है ये x माइनस 7y बराबर -42, और दूसरी इक्वेशन हमें मिलती है x माइनस 3y बराबर 6। तो सवाल में लास्ट में लिखा हुआ है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। तो ये जो आफताब की आयु है या पुत्री की जो आयु है, उस ये जो स्थिति हमें दे रखी है उसको अपन ने इस तरह से समीकरणों में बदल दिया, और ये कहलाएगा इस प्रश्न की बीजगणितीय निरूपण। तो हमने लिखा बच्चों कि ये जो समीकरण है ये इस प्रश्न का है बीजगणितीय निरूपण। अब हमें इसका ग्राफीय रूप में भी इसको व्यक्त करना है, तो इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब हमें बच्चों इस प्रश्न का
ग्राफ बनाना है तो पहली समीकरण हमने प्राप्त करी थी x माइनस 7y माइनस 42 और सेकंड समीकरण हमने प्राप्त करी थी x माइनस 3y बराबर 6, वो हमने यहाँ पे लिखी। अब हम इसके दो हल यहाँ पे निकालेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ जो y है इसकी जगह पे हम कर देते हैं 0, y के स्थान पे 0 करेंगे तो ये जो y है यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे, 0 गुणा होगा 7 से तो ये पूरा पद खत्म हो जाएगा। y की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो 0 गुणा होगा 7 से तो ये तो हो जाएगा खत्म। तो यहाँ रह जाएगा x और इधर रह जाएगा माइनस 42। तो अगर आप y की जगह 0 रखते हैं तो ये पद खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x और इधर बचेगा माइनस 42, यानी x का मान हमें प्राप्त होगा माइनस 42। इसी प्रकार अभी तो हमने y को 0 करा, अगर आप x को 0 करते हैं तो x हो जाएगा खत्म और y का मान निकालने के लिए माइनस 7 को उधर पहुंचा देंगे। तो y का मान निकालने के लिए इधर है माइनस 42 के बटा में जाएगा माइनस 7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 से 42 कटेगा 6 बार। तो इस तरह से इस समीकरण के हमें ये दो हल प्राप्त हुए, इससे हम ग्राफ बना सकते हैं। दूसरी इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी y, जैसे दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 6, इसमें y की जगह रखेंगे 0, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा खत्म, तो बचेगा x बराबर 6। इसी प्रकार सेकंड में ध्यान दीजिए, x की जगह 0 रखेंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो y का मान निकालने के लिए माइनस 3 का भाग देंगे 6 में। 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, लेकिन इधर माइनस है और इधर माइनस नहीं है, तो जो 2 आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि अगर माइनस दोनों साइड में होता तो माइनस से माइनस कट जाता, तो यहाँ नहीं कटेगा, माइनस रहेगा। तो यहाँ हमने बाद में x की जगह, ध्यान दीजिए, x की जगह 0 कर दिया, तो x के खाने में हमने लिखा 0, y का मान निकालने के लिए माइनस 3 का भाग 6 में जाएगा माइनस 2 बार। तो ये दो समीकरण हमें मिली है, इस समय इसका ग्राफ बना सकते हैं। बच्चों अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट थी x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसका ग्राफ बनाने के लिए ये दो हल हम काम में लेंगे। जैसे ये पहला हल है, यहाँ पे x का मान माइनस 42 है, तो आप इसमें देखिए ये है x अक्ष और x अक्ष का मान माइनस में इधर है, माइनस का 42 ये है। x का मान तो माइनस 42 है लेकिन y का मान 0 है। याद रखिए बच्चों, अगर y का मान 0 हो, ऐसा बिंदु जिसमें y का मान 0 हो और x का मान कुछ है, तो y का मान अगर 0 है तो वो बिंदु आएगा x अक्ष के ऊपर, यानी माइनस 42, यानी यहाँ पर आएगा। तो ये पहला बिंदु है माइनस 42,0 और दूसरा बिंदु है 0, यहाँ x का मान तो 0 है तो x को तो छोड़िए आप, y का मान है 6, तो y का मान जो 6 है y x ये है बच्चों, और y का मान है +6, तो +6 यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु है इसको हम कहेंगे 0,6 है, और ये जो बिंदु है इसको हम कहेंगे -42,0 है। तो इसका जो ग्राफ है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो एक सरल रेखा में प्राप्त हुई, और ये क्योंकि रेखा जो है इक्वेशन इसकी थी, इसका ग्राफ है, तो इस रेखा के ऊपर हमने लिखा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब हम दूसरी समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, और आप यहाँ देख रहे हैं कि x का मान तो 6 है लेकिन y का मान 0 है, तो आप y पे ध्यान नहीं देंगे, x का मान 6 और x +6 है, तो ये +6 यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा 6,0। तो पहला बिंदु 6,0 और दूसरे में x का मान तो 0 है तो x को तो छोड़ेंगे, लेकिन y का मान है -2, तो y का जो मान है -2 यानी यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु है ये है 0, -2। तो जिन बिंदुओं में जैसे कि यहाँ पे y का मान 0 था तो ये बिंदु जो है x अक्ष पर आएगा, और यहाँ x का मान 0 है तो ये y अक्ष पर आएगा, तो ये y अक्ष पर यहाँ पर आया। तो ये दो बिंदु हमें प्राप्त हुए इस समीकरण के, तो इनको भी हम मिलाएंगे। इस प्रकार दोनों बिंदुओं को हमें मिलाने से प्राप्त हुई ये सरल रेखा, और ये सरल रेखा क्योंकि इस समीकरण का ग्राफ है, तो x माइनस 3y बराबर 6 हमने यहाँ पे लिखा।
तो इस प्रकार ये जो रेखाएं ग्राफ जो हमें प्राप्त हुआ है ये कहलाएगा इस प्रश्न का ज्यामितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण तो है ये समीकरण है, और जो ग्राफ है वो कहलाएगा इसका ज्यामितीय निरूपण। और यहाँ हमने बच्चों लिखा है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 6 इकाई x अक्ष पर। तो ये जो x अक्ष था यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर हम 6 इकाई आगे बढ़ रहे थे, और इसी तरह से यहाँ लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई y अक्ष पर, और यहाँ 1 सेंटीमीटर पर हम 1 इकाई आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों अक्षों पे हमने अलग अलग पैमाना माना है। ये था बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।